अगर आपने 26/11 का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वही देखिए। पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसे देखने के बाद ही पार्ट 2 देखिए, तभी पूरी कहानी समझ पाएंगे। तो चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। नाव इस्माइल चला रहा था और नाजिर जीपीएस से दिशा देख रहा था। 1.5 घंटे तक स्पीड बोट चलाने के बाद रात के लगभग 9 बज रहे थे। वे मुंबई के कोलाबा स्थित बडवार पार्क पहुंचे, जो मछुआरों की बस्ती थी। इस जगह का चुनाव बहुत सोच समझ कर किया गया था। पहली बात तो ये कि रेतीला ढलान पानी से 10 मीटर दूर था, जिससे उनके लिए नीचे उतरना आसान होता। दूसरी बात, ये मछुआरों की बस्ती थी, यहाँ एक चौल भी थी, इसलिए पहुंचने के बाद उन पर ज्यादा शक नहीं होता। अगर वे किसी और इलाके में उतरते तो शक होने की संभावना ज्यादा थी। दूसरी बात, जिस जगह वे उतरे वहां से कुछ मीटर चलने पर वे मुख्य सड़क पर पहुंच गए, जहां से 24 घंटे टैक्सी मिल जाती है। और अगर आप इस जगह से हमले की जगह देखें तो सीएसटी, जिसे पहले वीटीएस स्टेशन कहा जाता था, 3.5 किलोमीटर दूर था। ताज होटल 1 किलोमीटर दूर था। लियोपोल्ड कैफे 900 मीटर दूर था। इसलिए इस जगह का चुनाव बहुत सोच समझकर किया गया था। अब योजना ये थी कि इस्माइल और कसाब, जो जोड़ी एक थी, सीएसटी, जिसे पहले वीटीएस स्टेशन कहा जाता था, जाएंगे। शोएब और नजीर अहमद लियोपोल्ड कैफे जाएंगे। जावेद और हाफिज अरशद ताज होटल जाएंगे। इमरान बाबर और नासिर नरीमन हाउस जाएंगे और फहदुल्ला और अब्दुल रहमान ओबेरॉय होटल जाएंगे। जैसे ही उनकी स्पीड बोट बडवार पार्क कोलाबा पहुंचेगी, वहीं से 8 आतंकवादी उतर जाएंगे। बाकी 2 आतंकवादी नाव में ही बैठे रहेंगे। वे इसलिए बैठे रहे क्योंकि उन्हें ओबेरॉय होटल जाना था, इसलिए टैक्सी के बजाय नाव से यू टर्न लेने पर वे जल्दी पहुंच जाएंगे, इसीलिए वे नाव में बैठे रहे। देखिए, ओबेरॉय होटल बडवार पार्क के इस तरफ है, तो वे इस नाव में सवार होकर ओबेरॉय होटल के लिए रवाना हो जाएंगे। अब उस समय उस चौल में भरत तामोर नाम का एक आदमी था। सुबह 9:15 पर वो ताज होटल का कर्मचारी था। जैसे ही वो ड्यूटी के लिए घर से निकला, उसने एक नाव देखी जिससे 20-25 साल के 8 लड़के उतरे। बाकी 2 नाव में ही रुके रहे। उसने उन लड़कों को रोका और पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। कुछ ने कहा कि हम छात्र हैं, लेकिन तब कसाब ने गुस्से में जवाब दिया, अपने काम से मतलब रखो। आगे चलकर भरत तामोर ने साहस दिखाते हुए पुलिस को भी बताया कि कुछ लोग उतरे हैं, लेकिन उस समय पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अगर उस समय पुलिस आ जाती तो शायद ये हमला रोका जा सकता था। इसके बाद ये सभी 8 लोग मुख्य सड़क पर चले गए और अपने टारगेट की ओर बढ़ गए। इमरान बाबर और नासिर का टारगेट नरीमन का घर था, जो पास ही था, इसलिए वे पैदल ही निकल पड़े। शोएब और नाजिर अहमद टैक्सी लेकर लियोपोल्ड कैफे गए। उनके ठीक पीछे हाफिज और जावेद ताज होटल के लिए निकल जाते हैं और आखिरी जोड़ी कसाब और इस्माइल सीएसटी स्टेशन के लिए टैक्सी लेते हैं। टैक्सी लेते ही इस्माइल आगे और कसाब पीछे बैठ जाते हैं। इस्माइल ड्राइवर से बातचीत में उलझाता है और कसाब पीछे बैठकर 9 वोल्ट की बैटरी को बम में लगाकर 1 घंटे 15 मिनट का टाइमर सेट कर देता है और उसे ड्राइवर की सीट के नीचे छिपा देता है। अब 16-17 मिनट बाद टैक्सी सीएसटी स्टेशन पहुंचती है और कसाब और इस्माइल उतर जाते हैं। अब उन्हें छोड़कर टैक्सी आगे बढ़ जाती है। कुछ समय बाद श्री लक्ष्मी नारायण गोयल टैक्सी लेते हैं और जैसे ही टैक्सी विलेपार्ले पहुंचती है, एक धमाका हो जाता है। लक्ष्मी नारायण और उनके ड्राइवर की जान चली जाती है और आसपास के लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं। कसाब और इस्माइल रात के 9:30 बज रहे थे, सीएसटी स्टेशन पहुंचे और गुस्से में थे, क्योंकि उन्होंने जो वीडियो देखी थी, वीडियो में भारी भीड़ दिखाई गई थी। लेकिन जब वे रात में स्टेशन पहुंचे तो वहां भीड़ बहुत कम थी, जिससे वे बहुत नाराज थे। उन्होंने मोबाइल चालू किया और अबू हमजा को फोन करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था, इसलिए बात नहीं हो सकी। इसके बाद भी वे स्टेशन में दाखिल हुए। सबसे पहले कसाब वॉशरूम गया। वो वहां गया, उसने बम में बैटरी लगाई और उसे तैयार किया। उसके बाद इस्माइल वॉशरूम गया और बमों के साथ हथियार तैयार किए। वॉशरूम से बाहर आकर दोनों तैयार हो गए और हमला शुरू कर दिया। शुरुआत में अजमल गोली चला रहा था और इस्माइल अपने बैग से ग्रेनेड फेंक रहा था। वहां से बच निकले लोगों ने बताया कि अजमल गोली चलाते समय पागलों की तरह हंस रहा था, जैसे कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। पुलिस ने भी उन पर हमला किया, लेकिन वे उन पर गोलियों की बौछार कर रहे थे, ग्रेनेड फेंक रहे थे, जिससे उन्हें पता चल गया कि पुलिस उनके हथियारों से जीत नहीं सकती, इसलिए वे कॉन्फिडेंट थे। उसी समय विष्णु दत्ताराम ने स्टेशन पर घोषणा करना शुरू कर दिया कि सभी यात्री अपनी जान बचाकर स्टेशन से बाहर निकल जाएं, स्टेशन खाली कर दें। इस्माइल और कसाब रात के 9:30 बजे सीएसटी स्टेशन में दाखिल हुए और 10:45 तक उन्होंने 6 मैगजीन खाली कर दी और एक बैग ग्रेनेड खत्म कर दिया। इसके बाद पूरा सीएसटी स्टेशन खाली हो गया।
58 लोगों की जान चली गई, 104 लोग घायल हुए और 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इसके बाद वे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से फुटब्रिज लेकर बदरुद्दीन तैयब जी मार्ग पर आ गए। उन्होंने टैक्सी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब कोई टैक्सी नहीं मिली तो वे एक कार पार्किंग में गए और कार खोलने की कोशिश की, लेकिन जब वो भी नहीं खुली और कुछ भी काम नहीं आया तो वे उस सड़क पर पैदल चलने लगे। पुलिस उनका पीछा करती है और उन पर भारी हमला करती है। वे विपरीत दिशा में कामा अस्पताल की ओर भागते हैं और उसमें एंट्री करते हैं। लगभग 10:50 हुए थे और वे अस्पताल के अंदर से पुलिस पर हमला करते हैं, गोलियां चलाते हैं, ग्रेनेड फेंकते हैं। पुलिस को पहले 3 घंटे तक कुछ समझ नहीं आता। उन्हें लगता है कि शायद ये गिरोहों की लड़ाई है। अब इस्माइल और कसाब कामा अस्पताल में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन शुरुआत में उन्हें पता नहीं था कि ये एक अस्पताल है। बाद में उन्होंने कामा अस्पताल पर लगा बोर्ड देखा जिस पर लिखा था कि ये अस्पताल केवल महिलाओं और बच्चों के लिए है। दूर से ही उन्हें महिलाओं और बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, इसलिए वे कामा अस्पताल के फर्श पर चढ़ने लगे। चूंकि ये उनकी योजना में नहीं था, उनके पास न तो कोई नक्शा था और न ही कोई जानकारी, इसलिए रैंडम जगहों पर घुसकर सबको मारने की कोशिश की। लेकिन सौभाग्य से सभी लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर रखे थे और लॉबी के जालीदार दरवाजे भी बंद थे। साथ ही उन्होंने लाइट भी बंद कर दी थी। वे उस अस्पताल में 1 घंटे तक भटकते रहे और जब वे फ्रस्ट्रेट हो गए तो उन्होंने अस्पताल की दीवार फांदकर सड़क पर छलांग लगा दी। उन्हें बताया गया था कि CST स्टेशन पर हमला करने के बाद वे मालाबार हिल पहुंचना है और वहां हमला करना है, इसलिए वे वहां टैक्सी लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सड़क बिल्कुल खाली थी और रात का समय था, इसलिए वे ज्यादा कुछ नहीं कर सके। दूसरी ओर पुलिस नियंत्रण कक्ष से मुंबई ATS के प्रमुख हेमंत करकरे को फोन आया कि ऐसा हमला हुआ है। उस समय वे खाना खा रहे थे, इसलिए वे ACP अशोक कामते और विजय सालस्कर को अपने साथ CST स्टेशन ले गए। तभी उन्हें वायरलेस पर सूचना मिली कि कामा अस्पताल के पास वाली गली में 2 लोग बंदूकों के साथ देखे गए थे जिन्होंने CST स्टेशन पर हमला किया था। हेमंत करकरे एक सफेद रंग की कॉलेज की गाड़ी लेकर उस जगह के लिए निकलते हैं जहां उन्हें कसाब और इस्माइल के देखे जाने की सूचना मिली थी। इस सफेद कॉलेज की गाड़ी को विजय सालस्कर चला रहे थे। उनके बगल में हेमंत करकरे और अशोक कामटे बैठे थे और पीछे हेड कांस्टेबल अरुण जाधव और 3 अन्य पुलिसकर्मी उनके साथ बैठे थे। के पास आते ही अंधाधुंध हमला कर दिया। लोगों ने गाड़ी के अंदर से भी गोलियां चलाईं जो कसाब के दोनों हाथों में लगी। उसके बाद कसाब और इस्माइल ने पुलिस की गाड़ी पर 2 मैगजीन खाली कर दी। उस समय पुलिस की बंदूकें इतनी आधुनिक नहीं थीं। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब इस्माइल और कसाब को लगा कि कोई जिंदा नहीं बचा है तो वे उस गाड़ी के पास गए जिसकी वे काफी समय से तलाश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें मालाबार हिल्स जाना था। ड्राइवर सीट से उन्होंने शहीद हुए हेमंत करकरे, अशोक कामते और विजय सालस्कर को बाहर फेंक दिया। वे पीछे भी गए ताकि पुलिस कर्मियों को बाहर फेंक सकें, लेकिन पीछे का दरवाजा बंद था, इसलिए उन्होंने उसे वहीं छोड़ दिया। ड्राइवर सीट पर बैठने के बाद वे मालाबार हिल्स के लिए निकल पड़े। उन्हें लगा कि पीछे के सभी पुलिसकर्मी मर चुके हैं, लेकिन पीछे बैठा हेड कांस्टेबल अरुण जाधव सांस ले रहा था, क्योंकि उसे सिर्फ कंधे में गोली लगी थी और बाकी सब मर चुके थे। वो बस उन पर गिर पड़ा था। योगेश पाटिल भी जिंदा था, लेकिन वो बेहोश हो गया था। अरुण जाधव इस्माइल और कसाब की पूरी बातचीत सुन रहा था। इस्माइल गाड़ी चला रहा था और कसाब अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। टायर फटा हुआ था, लेकिन वे पूरी रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे। अरुण जाधव सब कुछ सुन रहा था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। रिवॉल्वर उसके हाथ से बस कुछ इंच दूर थी। उसने एक बार सोचा कि उसे रिवॉल्वर उठाकर उनके सिर पर मार देनी चाहिए, लेकिन उसके कंधे और पैर में भी गोली लगी थी, इसलिए चाहकर भी वो रिवॉल्वर नहीं उठा सके। इसी बीच योगेश पाटिल को गोली लगी, वो बेहोश हो गया। उसकी जेब में मोबाइल था जो अचानक बज उठा। कसाब ने पीछे मुड़कर देखा और गोली चला दी, जिससे वो भी शहीद हो गया। अब इस वाहन का टायर बुरी तरह फट चुका था। ये आगे नहीं बढ़ सकता था और सामने से एक स्कोडा कार आ रही थी जिसका नंबर MHO2JP 1276 था और उसमें समित विजय अपने परिवार के साथ बैठा था। उन्होंने उसे बंदूक की नोक पर रोका, उससे कार छीन ली, लेकिन अच्छी बात ये थी कि जल्दबाजी में वे परिवार पर गोली चलाना भूल गए। जब वे कार बदल रहे थे तभी अरुण जाधव ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी कि 2 आतंकवादी अभी अभी सड़क से निकले हैं और पुलिस ने सड़क को चारों ओर से मजबूती से घेर लिया। जैसे ही इस्माइल और कसाब बैरिकेड के पास पहुंचे, वो समझ गए कि वे कार से इसे पार नहीं कर सकते, उनकी कार फंस जाएगी। लेकिन साइड में एक छोटा सा डिवाइडर था, इसलिए इस्माइल ने डिवाइडर से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा और कार वहीं फंस गई। जैसे जैसे कार धीरे धीरे डिवाइडर में फंसती गई, पुलिस धीरे धीरे आगे बढ़ी।
कसाब ने बंदूक उठाने की कोशिश की, लेकिन उसी समय सेना से रिटायर्ड और मुंबई पुलिस में एएसआई रहे तुकाराम ओंबले ने उसे पकड़ लिया। हालांकि कसाब ने गोली चला दी और वो शहीद हो गया। पुलिस ने कसाब को गिरफ्तार कर लिया और इस्माइल को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचते पहुंचते इस्माइल की मौत हो गई, लेकिन कसाब को जिंदा पकड़ा गया। अब इस्माइल और कसाब की पहली जोड़ी पकड़ी जा चुकी थी, वहीं दूसरी ओर बाकी ग्रुप भी उसी समय अपनी प्लान को अंजाम दे रहे थे। शोएब और नाजिर ने एक साथ टैक्सी ली और अपने टारगेट की ओर चल पड़े। उनका लक्ष्य लियोपोल्ड कैफे था और वहां हमला करने के बाद उन्हें ताज होटल जाना था। लियोपोल्ड कैफे में कई अमेरिकी पर्यटक आते थे। ये एक बहुत फेमस कैफे था, इसलिए उन्होंने इसे निशाना बनाया। शोएब और नाजिर दूसरी जोड़ी जब टैक्सी लेते हैं तो वे भी इस्माइल और कसाब की तरह ही टैक्सी लेते हैं। उन्होंने टैक्सी में बम लगाया। कुछ समय बाद वे लियोपोल्ड कैफे पहुंचे, जहां वे उतरे और जिस टैक्सी में वे रात करीब 10:30 बजे बैठे थे वे माजगांव इलाके में थी। तभी धमाका हो गया। टैक्सी चालक फूलचंद और 2 अन्य यात्री जरीना और रीमा मोहम्मद की भी इस धमाके में मौत हो गई और सड़क पर 19 लोग घायल हो गए। इसके बाद वे लियोपोल्ड कैफे में घुसे और अंधाधुंध फायरिंग की, हैंड ग्रेनेड फेंके, जिससे लियोपोल्ड कैफे में 11 लोगों की मौत हो गई और 28 लोग घायल हो गए। इसके तुरंत बाद वे योजना के अनुसार ताज होटल के लिए रवाना हो गए। ताज होटल जाते समय गोकुल वाइन शॉप वाली गली में उन्होंने एक और बम लगाया, लेकिन किसी ने उसे देख लिया और मुंबई पुलिस को सूचना दे दी। मुंबई पुलिस सही समय पर पहुंची और बम को निष्क्रिय कर दिया। इसके बाद उनके तीसरे साथी हाफिज हयाजी और जावेद टैक्सी से ताज होटल पहुंचे और वहां पहुंचकर मुख्य द्वार से अंदर एंटर हुए। लॉबी में घुसते ही उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उसी समय दुबई पोर्ट के सीईओ गौतम अडानी ताज होटल में मोहम्मद शरफ के साथ डिनर कर रहे थे और बिल चुकाने के बाद लॉबी की ओर जा रहे थे। सौभाग्य से गौतम अडानी को अपने सहयोगी से सूचना मिली कि वे मीटिंग का 2 राउंड करना चाहते हैं। ठीक उसी समय लॉबी की ओर जा रहे गौतम अडानी रुक गए और कॉफी पीने और मीटिंग के 2 राउंड में शामिल होने के लिए चले गए। जब दोनों आतंकवादी फायरिंग करते हुए लॉबी की ओर बढ़े तो पूरे ताज होटल को सूचना मिल गई। गौतम अडानी कॉफी छोड़कर चले गए और उनकी टीम उन्हें होटल के किचन और फिर तहखाने में ले गई और उसे बचा लिया गया। इस तरफ से हाफिज और जावेद लॉबी से गोलीबारी करते हुए सीढ़ियों से 5वें फ्लोर पर पहुंचे, जहां उन्हें पता था कि ये एक बिजनेस सेंटर है, इसलिए उनका मकसद किसी बड़े व्यक्ति का अपहरण करना और भारतीय सरकार से बातचीत करना था। इस मंजिल पर उन्हें कुछ खास नहीं मिला, इसलिए वे एक मंजिल ऊपर 6वें फ्लोर पर चले गए। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। 6वें फ्लोर पर पहुंचते ही उन्हें एक रूम की जरूरत थी, क्योंकि उन्हें फोन पर बात करनी थी। इसलिए उन्होंने रूम नंबर 520 खोलने की कोशिश की, लेकिन पूरे होटल को इसकी सूचना मिल गई थी। उस कमरे में कॉर्पोरेट बैंक के चेयरमैन के.आर. राममूर्ति मौजूद थे। उन्हें हमले की जानकारी थी, इसलिए उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन आतंकवादियों ने हथियार बंद होकर दरवाजा खोला और अंदर घुस आए। राममूर्ति वॉशरूम में छिप जाते हैं, लेकिन आतंकवादी वहां भी घुस आते हैं और उन्हें उन्हीं के कपड़ों से बांध देते हैं। बांधने के बाद वे कमरे में जाते हैं और पाकिस्तान में किसी से 30 मिनट तक बात करते हैं, जिसे वे चाचा कहते हैं। इसके बाद शोएब और नाजिर भी ताज होटल पहुंच जाते हैं और अंदर घुसते ही स्विमिंग पूल एरिया में अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। फायरिंग के दौरान वे 4 लोगों को पकड़ लेते हैं और उन्हें उसी रूम में बंधक बना लेते हैं जहां उनके साथी ठहरे हुए थे। रूम नंबर 520 में चारों वहां मिलते हैं। जब वे उस फ्लोर पर पहुंचते हैं, रात के करीब 2:30 बजे थे, वे 6वें फ्लोर पर आग लगा देते हैं। रूम नंबर 520 एक तरह से उनका कंट्रोल रूम था। वे पाकिस्तान में फोन पर लगातार बात कर रहे थे और बंधक बनाए गए सभी लोगों की आईडी गूगल पर खोज रहे थे। अगर वे कोई बड़ी हस्ती है तो भारतीय सरकार के साथ बातचीत करना आसान होगा, इसलिए हत्या करने के बजाय उनका मुख्य उद्देश्य किसी बड़ी हस्ती का किडनैपिंग करना, बंधक बनाना और भारतीय सरकार के साथ बातचीत करना था। ये चारों बिल्कुल भी डरे हुए नहीं थे। वे पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे। वे आसानी से इधर उधर जा रहे थे। अगर उन्हें कुछ मिलता तो वे उसे खा लेते। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। इन 3 फोन नंबरों का इस्तेमाल आतंकवादियों ने किया था, जिन पर उन्हें चादर में आग लगाने का इंस्ट्रक्शन दिया गया था। पाकिस्तान में बैठा व्यक्ति इसी फोन नंबर से कॉल कर रहा था। ये एक लैंडलाइन नंबर था। इन आईपी एड्रेस का पता लगाया गया, जिनकी लोकेशन पाकिस्तान की पाई गई। ये 3 सैटेलाइट फोन थे, जिनका विवरण दिया गया है। इन उपकरणों का उपयोग करके वे लगातार पाकिस्तान में बात कर रहे थे। इसके बाद रूम नंबर 520, जिसे वे कंट्रोल रूम के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें आग लगाने की कोशिश की गई और पूरा रूम धुएं से भर गया। इसके बाद चारों आतंकवादी रूम को बंद करके बंधकों को वहीं छोड़ देते हैं। वहीं दूसरी ओर ये चारों आतंकवादी ताज होटल की लॉबी में अंधाधुंध फायरिंग करते हुए पोजीशन ले रहे थे और ऐसा करके उन्होंने ताज होटल में 30 से अधिक लोगों की जान ले ली। अब उनकी चौथी टीम, जिसमें इमरान बाबर और नासिर शामिल थे, उसी समय नरीमन हाउस पहुंची। वहां जाते समय SBS रोड पर स्थित एक्सप्रेस पेट्रोल पंप पर उन्होंने एक बम लगाया और दूसरा बम नरीमन
नरीमन हाउस में घुसते ही पार्किंग एरिया में लगा दिया। नरीमन हाउस एक 5 मंजिला इमारत है जिसे 2 साल पहले चाबाद ऑफ इंडियन ट्रस्ट, जो एक यहूदी संगठन है, खरीदा था। यहूदी यहाँ रहते थे, साथ में प्रार्थना करते हैं, लेकिन इजराइल के पुजारी गैब्रियल और उनकी पत्नी रिवका अपने 2 वर्षीय बच्चे मोशे के साथ यहाँ स्थायी रूप से रहते थे। उनका असिस्टेंट उस दिन इस इमारत में नहीं था, वे बाहर गया हुआ था और कुछ मेहमान आए हुए थे। जब दोनों आतंकवादी अंदर घुसे तो उन्होंने किसी को नहीं मारा, उन्होंने सभी को बंधक बना लिया ताकि भारत सरकार से बातचीत की जा सके। इसी बीच उन्हें पाकिस्तान से लगातार फोन आए। पाकिस्तान से फोन करने वाले व्यक्ति ने उन्हें नॉर्मा नाम की एक महिला, जो एक मैक्सिकन नागरिक थी, को ताज होटल, नरीमन हाउस, बाकी उन जगहों पर छोड़ने का इंस्ट्रक्शन दिया जहां उन्होंने फोन पर बात की थी। इन आतंकवादियों ने नरीमन हाउस में बंधक बनाए हुए थे, लेकिन वे आसपास की इमारतों पर हथगड़े फेंककर गोलीबारी कर रहे थे। वहां भी कई लोग मारे गए। उन्होंने भारत सरकार से लंबे समय तक बातचीत करने की कोशिश की। वास्तव में उन्होंने इजराइल के दूतावास को भी फोन किया, लेकिन जब मामला सुलझ नहीं पाया तो वे नरीमन हाउस में निराश हो गए और उन्होंने 9 लोगों को मार डाला। अब उनकी आखिरी और 5वीं ग्रुप अब्दुल रहमान, जिसे छोटा भी कहा जाता है, और फहदुल्ला, जो नाव से ओबेरॉय होटल पहुंचे, वे भी लगभग उसी समय पहुंचे, नाव को किनारे पर रोका और ओबेरॉय होटल की लॉबी में एंट्री किया। उन्होंने आक्रामक तरीके से गोलीबारी की। इसके बाद लॉबी के बगल में होटल का रेस्टोरेंट था, वे वहां चले गए। लगभग 50-60 लोग खाना खा रहे थे, लेकिन गोलीबारी की आवाज सुनते ही उन्होंने रेस्टोरेंट का मुख्य द्वार बंद कर दिया, लेकिन आतंकवादियों ने गोलीबारी करके उसे तोड़ दिया। सौभाग्य से तब तक ये 50-60 लोग वहां से भाग चुके थे। इसके बाद भी होटल के 2 कर्मचारी जॉर्डन और प्रदीप पकड़े जाते हैं। उन्हें धमकी दी जाती है कि अगर वे भागे तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। फिर जॉर्डन को सारी शराब इकट्ठा करके फर्नीचर और खिड़की पर आग लगाने को कहा जाता है। जॉर्डन वैसा ही करता है जैसा कहा गया था, लेकिन आग लगाते समय वो इतना डर गया कि उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वो लाइटर नहीं जला पाया। और आतंकवादी फहदुल्ला इतना क्रोधित हो गया कि उसने उसे गोली मार दी। इसके बाद प्रदीप को भी यही करने को कहा जाता है। फर्नीचर और खिड़की पर शराब डालकर आग लगाने को कहा जाता है। प्रदीप भी ऐसा ही करता है, वो आग लगा देता है। इसके बाद वे प्रदीप से पूछते हैं कि वीआईपी मेहमानों का फ्लोर कहाँ है, लेकिन प्रदीप थोड़ी चालाकी दिखाते हुए कहता है कि वीआईपी मेहमान ऊपर वाले फ्लोर पर है, आपको लिफ्ट लेनी होगी। प्रदीप लिफ्ट में घुसता है और बटन बंद कर देता है। लिफ्ट बंद हो जाती है और वे दोनों लिफ्ट के बाहर ही रह जाते हैं। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही उन्होंने जमकर गोलीबारी की, लेकिन प्रदीप बच निकला। फिर उन्होंने पूरे होटल में हथगोले फेंके, गोलियां चलाई और ओबेरॉय होटल में 35 लोगों की जान ले ली। उनके एक ग्रुप में इस्माइल और अजमल थे, जो सीएसटी गए थे। पुलिस ने इस्माइल को मार गिराया और अजमल को गिरफ्तार कर लिया। दूसरा ग्रुप इमरान, बाबर और नासिर का था, जो नरीमन हाउस में थे। तीसरा और चौथा ग्रुप, कुल 4 लोग ताज होटल में थे और 5वां ग्रुप ओबेरॉय होटल में था। अब यहाँ से सड़कों पर गोलीबारी बंद हो गई थी और पुलिस का पूरा ध्यान ताज होटल, नरीमन हाउस और ओबेरॉय होटल पर केंद्रित हो गया था। यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ये कोई गैंग वॉर नहीं, बल्कि एक आतंकवादी हमला था। और ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, बल्कि इतना सुनियोजित था कि एक समय में केवल 10 लोगों ने पूरे मुंबई को नियंत्रित कर रखा था। उन्होंने इसमें एक और चाल चली थी। सभी आतंकवादियों ने भारत के सभी मीडिया संस्थानों को ईमेल भेजकर गुमराह करने की कोशिश की, ताकि ऐसा लगे कि कश्मीर के लिए हमला करने वाला कोई भारतीय ग्रुप है। ये वही ईमेल था जो उन्होंने मीडिया हाउस को भेजा था। उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि ये हमला मुजाहिदीन हैदराबाद दक्कन नाम का एक भारतीय ग्रुप द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद रात में महाराष्ट्र सरकार अलर्ट हो गई और केंद्र सरकार से एनएसजी कमांडो भेजने की गुहार लगाई। हमले के 3 घंटे बाद महाराष्ट्र सरकार ने दिल्ली को फोन करके एनएसजी कमांडो के लिए मदद मांगी। दूसरी ओर मुंबई में स्थित महाराष्ट्र के मरीन कमांडो बेस को भी सूचित किया गया। यहाँ भी मामला नहीं बिगड़ा, क्योंकि उन्हें सूचना मिली कि एनएसजी कमांडो तैयार हैं। 360 एनएसजी कमांडो जाने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें पता चला कि जिस विमान से उन्हें जाना था वो चंडीगढ़ में है और उपलब्ध नहीं है। अब कुछ देर सोचने के बाद ये तय किया गया कि पालम हवाई अड्डे पर एक विमान तैयार है, इसे बुलाया जाना चाहिए था और इसमें एनएसजी को भेजा जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ भी समस्या थी, ये विमान बहुत छोटा था, इसमें केवल 120 एनएसजी कमांडो ही आ सकते थे। लेकिन लंबे डिस्कशन के बाद ये तय हुआ कि केवल 120 एनएसजी कमांडो ही इसमें भेजे जाएं। अब इस विमान से जाना है या नहीं, चालक दल को तैयार करने और ईंधन भरने में 1.5 घंटा और लग गया। अब इसके बाद इस विमान में 120 एनएसजी कमांडो रवाना होते हैं। जनरली इस मार्ग से अधिकतम 2-2.5 घंटे लगते हैं, लेकिन क्या हुआ कि पहुंचने में 3 घंटे लग गए और वे सीधे टारगेट पर नहीं पहुंचे, वे केवल मुंबई हवाई अड्डे पर ही पहुंचे। लक्ष्य तक पहुंचने में और समय लगना था। इन कारणों से एनएसजी कमांडो को मुंबई हवाई अड्डे तक पहुंचने में
6-7 घंटे से अधिक का समय लगा। कुछ समय बाद ये आतंकी 3 ग्रुप में फिर से बंट गए और 3 ठिकानों पर पहुंचे। मुंबई में पहले से मौजूद बेस वाले मरीन कमांडो को भी पहुंचने में 3 घंटे लगे। ये सभी डिटेल्स मीडिया द्वारा लाइव ब्रॉडकास्ट किए गए थे और यदि आप पाकिस्तान के साथ इन आतंकवादियों की बातचीत सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे उन्हें काफी मदद मिली। हर जानकारी भेजी गई थी। कमांडो देर से पहुंचे, हेलीकॉप्टर यहां उतर रहा था, कमांडो अभी तक नहीं पहुंचे थे, मरीन सैनिक यहां थे, इसलिए उन्हें यहां से काफी जानकारी मिली। अब इसके बाद जब लोग इन स्थानों पर पहुंच रहे थे तब इन 3 स्थानों का नक्शा तैयार होना चाहिए था, लेकिन वो भी तैयार नहीं था। इसलिए जब एनएसजी कमांडो ओबेरॉय होटल और ताज होटल पहुंचे तब उनके पास एंट्री एग्जिट सीसीटीवी कमरों का नक्शा तैयार नहीं था। प्लान के अकॉर्डिंग जब वे उड़ान भर रहे थे तभी सब कुछ तैयार होना चाहिए था, लेकिन कुछ भी तैयार नहीं था। उनके पहुंचने के बाद ही ये चीजें तैयार की जा रही थीं। एक तरह से देखा जाए तो इन आतंकवादियों के पास उनसे ज्यादा जानकारी थी, लेकिन देरी के बावजूद एनएसजी कमांडो ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। इन आतंकवादियों ने 26 नवंबर 2008 को हमला किया था। 28 नवंबर 2008 की सुबह 7 बजे ओबेरॉय होटल में सुरक्षा बलों का सबसे पहले 2 आतंकवादियों से सामना हुआ। इसके बाद 28 नवंबर 2008 की रात 8:30 बजे सुरक्षा बलों का नरीमन हाउस में आतंकवादियों से सामना हुआ और अंत में 29 नवंबर 2008 को इस पूरी प्रोसेस में लगभग 60 घंटे लगे। आपको शायद याद होगा, शुरू में मैंने आपको इन आतंकियों की ट्रेनिंग के बारे में बताया था कि 60 घंटे बिना खाए पिए बराबर फायरिंग कैसे करनी, ये सब ट्रेनिंग का पार्ट था जो यहाँ अप्लाई हुआ। पूरे 60 घंटे यहाँ भी लगे। सुबह लगभग 9 बजे ताज होटल में सुरक्षा बलों का 4 आतंकवादियों से सामना हुआ। वे चारों मारे गए। हमारी तरफ से संदीप उन्नीकृष्णन और रिजर्व पुलिस बल के अधिकारी राहुल शिंदे लड़ाई में शहीद हो गए और इस पूरे मुंबई हमले में 176 लोगों की जान गई और 300 से अधिक लोग घायल हुए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। जो भी आपकी राय हो, नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाऊं, आप कमेंट्स में बता सकते हो। जय हिंद, जय भारत।